हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि नवंबर फर्स्ट वीक के जो हमारे वीकली करंट अफेयर चलते हैं वो लेके आया जाए। साथ ही साथ अभी इस समय हमारी एक ईयरली राउंड अप सीरीज भी चल रही है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 5 से 6 लेक्चर जो हैं वो कवर कर लिए हैं। इस पूरे साल में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको एक कंपाइल वे में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। तो आज जो हमारी एक सीरीज एक साल से चलती आ रही है वीकली करंट अफेयर्स की, तो नवंबर फर्स्ट वीक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकंड वीक भी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ आपको बता दूं, जो आपके एग्जाम्स हैं वो अब आ चुके हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों को एक ऑफिशियल अपडेट भी मिल जाएगा एग्जाम्स को लेके। तो हमारे एंड पे आपको बता दूं, जो मॉक टेस्ट शेड्यूल है इसमें एक छोटा सा चेंज किया गया है। आपको 20 टेस्ट मिले थे हमारे एंड से सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो इसके आप लोगों को 16 जो टेस्ट हैं वो नवंबर महीने में ही अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। लेकिन जो बाकी के 4 टेस्ट हैं उस टेस्ट को हम लोगों ने थोड़ा सा होल्ड किया, क्योंकि एक एग्जाम जो नई एजेंसी करवा रही है 29 और 30 तारीख को आप लोगों का कंडक्ट करवाएगी। तो उसी के रिलेटेड मिलते जुलते उसी तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग फ्रेम करके आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट 17 से लेके मॉक टेस्ट 20 तक आपको 4 दिन में प्रोवाइड कर देंगे। दिसंबर 1 टू दिसंबर 4 तक आपको ये सब मिल जाएंगे हमारी ट्रिपल एस की ऐप पे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अगर आप लोगों को ये टेस्ट लेने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, एसएससी जीडी के लिए जो 24,000 प्लस वैकेंसीज आई हैं नेशनल लेवल पे, इसके लिए भी एक कंप्लीट कोर्स आपको ट्रिपल एस ऐप पे मिल जाएगा। तो इनके अलावा अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इन नंबर पे व्हाट्सएप या हमें ईमेल करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। आज के क्वेश्चंस कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कितनी स्टेट्स ने एक एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ, केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ और नवोदय विद्यालय समिति के साथ, ताकि अपग्रेड किया जा सके स्कूल्स को अंडर द प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि पीएम श्री स्कीम। अब देखो यहाँ पे पहली चीज क्या है, पीएम श्री स्कीम की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ये फुल फॉर्म है क्या, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इसके साथ कितने कितने स्कूल जो हैं उनको टाई अप किया गया है। तो सबसे पहले आता है आपका केवीएस, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और लास्ट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इन तीनों को किया गया है साथ में। अब कितने स्कूल्स हैं जिनको यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, टोटल जो है 13 स्टेट्स है जो है उनको यहाँ पे किया गया है। 13 स्टेट्स है अगर आपसे पूछा जाएगा स्टेट्स के बारे में, लेकिन 13 स्टेट्स है और यूटीज कितनी है, यहाँ पे 3 यूटीज को भी इसमें ऐड किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब यूटीज में अगर मैं बता दूं तो जम्मू कश्मीर को भी इसमें यूटी में ही ऐड किया गया है। यूटीज की अगर बात की जाए, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा 13 स्टेट्स है, तो इसको याद रखिएगा। टोटल अगर स्कूल्स पूछे जाएंगे, वैसे स्कूल्स नहीं पूछे जाएंगे टोटल, लेकिन अभी के लिए 14,500 स्कूल जो है इसको यहाँ पे साइन किया गया है एज अ एमओयू की, उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखिएगा। अब आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा कि बताइए इस समय हमारे मिनिस्ट्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आज होमवर्क में आपको थोड़ा स्टैटिक जीके का पार्ट दूंगा ताकि आप लोगों की रिवीजन भी साथ साथ में चलती रहे। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है इस समय। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, मैंने आपको अभी सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो इस साल में हुई थी, जनवरी से लेकर नवंबर तक 2022 में जितनी एक्सरसाइजेज हुई है मिलिट्री एक्सरसाइज, उस पर एक वीडियो बना के दी है। जो अभी कंडक्ट हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है फर्स्ट एडिशन में। अब यहां से आप लोगों अगर हमारे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते आ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जो कोई भी एडिशन पहली बार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। पहला एडिशन ये 3 दिन की एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी। किस किस के बीच में हुई है, इंडिया, मोजम्बिक, तंजानिया, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है IMT ट्राइलैट। अब IMT में आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा पेपर में, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर दीजिएगा। पहला पूछा जाएगा I स्टैंड फॉर, ये तो आपको पता है इंडिया, M स्टैंड फॉर, यहां पे अब याद रखना ये है मोजम्बिक, और T स्टैंड फॉर ये है आपका
तंजानिया। इन तीनों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है, अभी अक्टूबर महीने की ही एंडिंग में यहाँ पे कंडक्ट हुई गई थी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इंडिया की तरफ से कौन सी नेवल शिप है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसका नाम पता होना चाहिए। ये हुई कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये हुई तंजानिया में है, ठीक है। पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे ये याद रखना। और कौन सी इंडिया की तरफ से कौन सी शिप है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, तो देखो मार्कोस जो है हमारे यहाँ से, उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। लेकिन अगर इस क्वेश्चन का पूछा जाएगा कि कौन थी जिसने किया है, तो वो थी INS तरकश। यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्योंकि पहला एडिशन था, तो पहले एडिशन में ये सारी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती हैं, एग्जाम में भी देखने को मिलती है। और पहली एडिशन वाली हर एक मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको याद रख लेना और अपने उस नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने जीता है 7th एडिशन फीफा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप का बाय डिफीटिंग कोलंबिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप हुआ कहाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पे हुआ, ये इंडिया में हुआ। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद ये फाइनली इंडिया ने यहाँ पे कंडक्ट करवा लिया। स्पेन यहाँ पे विनर आया है। दूसरा पॉइंट, फीफा अंडर-17 के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो जो फीफा गेम फुटबॉल है, जो मेंस कैटेगरी का वर्ल्ड कप है, फीफा वर्ल्ड कप, वो भी इस समय चल रहा है। किस जगह पे चल रहा है इसको भी याद रखना है, कतर में खेला जा रहा है। कतर की कैपिटल कौन सी है, कतर की कैपिटल है दोहा। और फीफा की अगर मैं बात करूं, अगर पूछा जाएगा कतर में इसका ऑफिशियल सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल जो है वो इस तरीके से एक 8 आप लोगों को देखने को मिलता है। इनडायरेक्टली ये जो है ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है, बस आपको ये याद रखना है। सिंबल 8 है, इसको आप टिल्ट कर दोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। फीफा अगर पूछा जाएगा अंडर-17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है, तो वो इंडिया में खेला गया है। जीता किसने है, वो स्पेन ने जीता। तो ये कुछ पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया की कितनी जगहों पे इसको होस्ट किया गया था, 3 जगहों पे इसको होस्ट किया गया था। कहाँ कहाँ पे किया गया था, एक तो जो हमारा कलिंगा स्टेडियम है उड़ीसा में, भुवनेश्वर में आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो हमारा है मुंबई में, वहाँ पे खेला गया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट्स याद रखना, इन जगहों में इसको खेला गया था। टोटल 3 सिटीज थी। गोवा, अगर मैं बता दूं, गोवा में खेला गया था, महाराष्ट्र में था, और आपका उड़ीसा में यहाँ पे होस्ट थे, जहाँ पे ये वर्ल्ड कप के मैचेस खेले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ, ये क्वेश्चन आपको डेट स्पेसिफिकली याद होनी चाहिए। हर साल नेशनल यूनिटी डे, जिसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीयता एकता दिवस के रूप में हम जिसको मनाते हैं, ये कहाँ पे जो 147th बर्थ एनिवर्सरी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, ये कहाँ पे और ये किस डेट को मनाया जाता है, तो ये हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारी जो JNK है, इसको ऑफिशियली जो है UT डिक्लेयर कर दिया गया था, ठीक है। साथ ही साथ दूसरी चीज, अब यहाँ पे बात आती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, तो ये हमारे इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो यहाँ पे 2 से 3 पॉइंट जो है इनको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की अगर मैं बात करूं, अभी हाल ही में इंडिया जूनियर मेंस हॉकी टीम ने 10th एडिशन जीता है किसका, सुल्तान ऑफ जोहर कप का। अब पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है वो आता है, सुल्तान ऑफ जोहर कप किस फील्ड से, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको बता दूं, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे थॉमस कप किससे रिलेटेड है, ये आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में कई बार पूछा जाता है। वैसे याद रखना, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 का जो है, पहली चीज जीता किसने, ये तो आपको बता दूं, इंडियन जूनियर मैन हॉकी टीम ने जीता है। 10th एडिशन था। हराया किसको है, हराया है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को। और टोटल इंडिया ने 3 बार ये जो कप है ये जीत लिया। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सुल्तान ऑफ जोहर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये हॉकी का है। यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हाल ही में जमशेद जे ईरानी, जिनको हम लोग स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है, पद्म भूषण इनको मिला है। पेपर में मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो डेटा हम लोग यहाँ पे डालते हैं ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बनता है, जो क्वेश्चन बनता है कि
इनको किस नाम से जाना जाता है? पेपर में आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जमशेद जे ईरानी या तो किस फील्ड से रिलेटेड है, जो ओबिचुअरीज के क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इनको किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपको दे दिया जाएगा कि जो जमशेद जे ईरानी हैं, जो पद्म भूषण अवॉर्डी हैं, इनका हाल ही में निधन हुआ है, ये इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे इस नाम को भी याद रखना। मिला कब था? 2007 में मिला था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपसे ये पूछा जाएगा कि इनको और किस नाम से जाना जाता है, या फिर यहाँ पे जितनी भी ओबिचुरीज आती हैं उनमें आपको याद रखना है कि कौन किस फील्ड से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसको सिलेक्ट किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर एज पर कॉलिंस? देखो, हर साल बहुत सारे हैं, ऑक्सफोर्ड हो गया, कॉलिंस हो गया, ये सब क्या करते हैं, एक एक वर्ड डिक्लेयर करते हैं एज अ वर्ड ऑफ द ईयर। तो अब यहाँ पे पहली चीज क्या है, आपको ये याद रखना है कि किसने डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है। अब वर्ड किसको डिक्लेयर किया गया है? इसको कहा गया है परमा क्राइसिस को। अब यहां पे आपको ये वर्ड याद रखना है। अब लेकिन होता क्या है, जैसे ऑक्सफोर्ड अलग निकालेगा, तो आपको ऑक्सफोर्ड का इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी पेपर में पूछा जाएगा वर्ड ऑफ द ईयर किसने डिक्लेयर किया, साथ में एक बार जरूर देख लेना कि किसके लिए पूछा गया है। ठीक है, और परमा क्राइसिस अभी हाल ही में 6 नए वर्ड्स ऐसे हैं जो इस डिक्शनरी में ऐड किए गए हैं। इनमें से एक है, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ फेसिंग अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स वन आफ्टर अनदर। बार बार अगर आप क्राइसिस कोई फेस करते हैं उसको हम बोलते हैं परमा क्राइसिस। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया एज पर कॉलिंस। ठीक है, कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन है जिन्हें अपॉइंट किया गया है चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20, जिसको हम लोग C20 के नाम से भी जानते हैं। तो हाल ही में किसको किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे किया गया है माता अमृतानंदमयी देवी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। अब C20 क्या है? C20 एक G20 का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो कि नॉन गवर्नमेंट या फिर नॉन बिजनेस वॉइसेस होती हैं G20 लीडर्स की, उनमें से। अब यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, इन्हें ऑफिशियली यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। C20 सेम आपको मैंने बता दिया, जैसे हम लोग G20 देखते हैं। G20 की सबमिट कहाँ पे हुई है इस साल? वो ये इंडोनेशिया में। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, तो यहाँ पे ये याद रखना। लेकिन C20 का अगर पूछा जाएगा किसको हेड या चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 डिक्लेयर किया गया है, यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, तो यहाँ पे याद रखना माता अमृतानंदमयी देवी को यहाँ पे हाल ही में अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपसे पूछा जाएगा G20 की जो प्रेसिडेंसी है वो इंडिया को कब मिलेगी? अभी हाल ही में December 1, 2022 में इंडिया को 1 साल के लिए जो है मिल जाएगी। अभी किसके पास है? इंडोनेशिया के पास है। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पूरा चलेगा। अब अगला जो आएगा वो इंडिया के पास आएगा। अभी सॉरी, इसका जो अगला आएगा वो इंडिया के पास आएगा। इस समय जो ये G20 समिट कंडक्ट हुई है, ये किसके उसमें हुई है? इंडोनेशिया में। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि इंडिया के पास कब आएगी इसकी प्रेसिडेंसी, तो ये आएगी दिसंबर 2022 में। 1 दिसंबर से पूरे 1 साल के लिए रहेगी, तो यहां पे याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट 2020 ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब? हर साल ये ऑब्जर्व किया जाता है 2 नवंबर को। तो इस डेट को याद रखिएगा। देखो, एग्जाम में इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाती हैं। इसको भी 3 तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पूछी जाएगी, डिफिकल्ट करना होगा तो उसको थीम पूछ ली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना। इसमें फिलहाल इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यही है कि इसको कंडक्ट किस दिन पे किया जाता है। तो ये 2 नवंबर 2022 में हर साल कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में नवंबर 2022 में इंडियन आर्मी ने रजिस्टर करा है IPR ऑफ द न्यू कैमोफ्लेज पैटर्न एंड डिजाइन ऑफ द इम्प्रूव्ड कॉम्बैट यूनिफॉर्म। IPR में I स्टैंड्स फॉर व्हाट? तो अब पूछा गया है IPR होता क्या है, तो ये मैं आपको बता देता हूं। ये है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें हाल ही में हम लोगों ने नया यहाँ पे ऐड किया है, तो आपको याद रखनी है फिलहाल तो IPR की फुल फॉर्म, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा जाएगा डिज़ाइन क्या है, किसके द्वारा बनाया गया है, क्या नहीं। बट आपको ये याद रखना है कि IPR क्या होता है। और ये जो यूनिक अगर मैं बात करूँ, हम लोगों ने पैटर्न जो ऑब्जर्व किया है इस बार, इसको कब अनवील किया जाएगा? तो कब किया गया था? तो इसको किया गया था जनवरी
15/2022 में। अब जनवरी 15/2022 में ही क्यों किया गया था? क्योंकि इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? आर्मी डे। अब मैंने आपको कहा था होमवर्क में आज आपको जो भी दूंगा वो आपके स्टैटिक जीके बेस्ड होंगे। आपको मेरे को बताना है आर्मी वेटरन डे हम लोग कब मनाते हैं। इतना मैं हिंट आपको दे देता हूं, ये हम लोग जनवरी में ही मनाते हैं और इस डेट के आसपास ही मनाते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि किस डेट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी हाल ही में नवंबर के महीने में सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा इन्होंने प्रपोज करा है मर्जिंग ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स एक्सेप्ट इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ कॉमन आईटीआर फॉर्म फॉर टैक्स पेयर। अब यहां पे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें पूछा गया है, इन्होंने क्या कहा है कि ये ड्राफ्ट करा है एक प्रपोजल ताकि एक कॉमन आईटीआर फॉर्म बन जाए हर एक के लिए एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो कौन सा है? वो है ITR 7। बस इसको इतना ही याद रखना, ज़्यादा डिटेल में आप लोग मत जाना इसमें। सीबीडीटी की अगर मैं बात करूं, सीबीडीटी के जो चेयरमैन है वो कौन है? सीबीडीटी के चेयरमैन हैं इस समय नितिन गुप्ता। ठीक है, नितिन गुप्ता इस समय चेयरमैन है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है सीबीडीटी का? तो हेडक्वार्टर भी आपका है दिल्ली में। तो यहां पे ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूं। अकॉर्डिंग टू द विजन डॉक्यूमेंट ऑफ द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम EPFO कहते हैं, इन्होंने रिलीज करा है नवंबर 2022 में। किस स्टेट ने टॉप करा है चार्ट को इन टर्म्स ऑफ EPFO कवरेज? अब देखो यहाँ पे जो रैंकिंग और इंडेक्स हम लोगों ने भी हाल ही में डिस्कस किए थे, उसी में आप लोग इसको भी ऐड कर सकते हैं। अभी हाल ही में EPFO के द्वारा एक जो है चार्ट आया है, या अगर हम बात करें रैंकिंग दी गई है कि EPFO कवरेज में सबसे ज्यादा कवरेज किसके द्वारा की गई है? तो ये करी गई है दिल्ली के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है, दिल्ली ने सबसे ज्यादा यहाँ पे कवरेज करी है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको जरूर पेपर में किसी ना किसी में देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में बायजूस के द्वारा जो पहला एक ऐसा इंडियन ब्रांड बन चुका है जिसने फर्स्ट ग्लोबल अपना, बायजूस ने अपना पहला ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है वो लॉन्च किया है, जिसका मेन टारगेट होगा एजुकेशन फॉर ऑल। अब यहां पे पूछा गया है कि वो कौन है। देखो अर्जेंटीना के बहुत बड़े प्लेयर है मेसी, इन्हें अपॉइंट किया गया है और बायजूस हमारी इंडिया की कंपनी है, तो इसके द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया है। किस टीम से खेलते हैं ये? अर्जेंटीना की तरफ से ये खेलते हैं फीफा में। अभी हाल ही में आपको मैंने बताया जितने भी क्वेश्चंस है फीफा, क्योंकि न्यूज में है तो आपको पेपर में भी जरूर दिखेगा। वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल के बाद खेला जाता है। अब आपके लिए एक और स्टैटिक का ये क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि जो फीफा का पिछला एडिशन था उसको किसने जीता था। मैं पिछले एडिशन की बात कर रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में भी लिख के बताना है कि किसके द्वारा वो जीता गया था। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो बायजूस है ये ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है इस बार फीफा वर्ल्ड कप का। और फीफा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स है, फुटबॉल अगर बात की जाए दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स माना जाता है। इसका जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो भी इस बार बायजूस ही है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की अगर मैं बात करूं। अभी हाल ही में कौन से इंडियन ग्रैंड मास्टर है जिन्होंने रिसेंटली जीता है गोल्ड 2022 एशियन कॉन्टिनेंटल चेस चैंपियनशिप में इन ओपन सेक्शन? तो किसके द्वारा जीता गया है? इनका नाम आप लोगों ने पहले भी बहुत बार सुना होगा और आपको बता दूं ये बहुत ही ज्यादा फेमस चेस प्लेयर बन के उभर रहे और बहुत छोटी एज में भी ये समय है अपनी। तो ये जीता गया है प्रगनंदा के द्वारा, रमेश बाबू प्रगनंदा ने जीता है। और इन पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो याद रखना ये इंडिया के फ्यूचर जो हैं चेस प्लेयर, जो सबसे बड़े चेस प्लेयर है उनमें से एक नाम है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रगनंदा। तो यहां पे याद रखना ग्रैंड मास्टर प्रगनंदा इनका नाम है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कल को कि विमेन कौन सी है जिन्होंने जीता है, तो उनका नाम है नंदिदा पी। तो यहाँ पे इनका नाम भी याद रखना ना, कि अगर पूछा जाएगा स्पोर्ट्स में ये किससे रिलेटेड है तो ये भी याद रखना। तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेट था जो अक्टूबर महीने में था लेकिन एक मिस हो गया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। नेशनल सॉलिडेरिटी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस इंडिया। ये किस दिन किया जाता है? तो ये किया जाता है हर साल 20 अक्टूबर के दिन। इस दिन हम लोग जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनको ऑनर करते हैं। तो यहाँ पे इसको याद रखना 20 अक्टूबर ही क्यों किया जाता है। अगर कोई कभी पूछेगा आपसे, ये इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है कि भैया 20 अक्टूबर को ही क्यों हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं। तो इस दिन 20 अक्टूबर
1962 में हम लोगों ने जो चाइना ने अचानक हम पे अटैक कर दिया था डिस्प्यूटेड हिमालयन बॉर्डर्स को लेके, उसके दौरान जब हम लोगों ने शुरू की थी ये सारी जो भी हमारा एंड से जो वॉर क्वांटिटी हुई थी, उस चीज़ को याद करते हुए हम लोग यहाँ पे इसको इस डेट पे मनाते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 2022 को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था नेशनल सॉलिडारिटी डे। नेक्स्ट पे आते हैं, विच कंट्री इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली कंडक्टेड 11th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एट कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग जो है ये हम लोगों ने किसके साथ करी है, ये हम लोगों ने करी है रिपब्लिक सिंगापुर एयरफोर्स के साथ, ठीक है। सिंगापुर के साथ हम लोग एक और करते हैं सिम्बैक्स। हाँ, सिम्बैक्स हम लोगों ने देखा था। सिटमैक्स भी हम लोग करते हैं। सिटमैक्स में टी क्या है, अब कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताओगे, ये भी आपका होमवर्क है, क्योंकि ये मैंने आपको भी मिलिट्री वाले लेक्चर में स्पेसिफिकली बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों चीज़ें याद रखना, इंडियन एयरफोर्स ने करी कहाँ पे है ये भी आप याद रखना है, क्योंकि करंट अफेयर्स है जो रिसेंट नवंबर में हुए हैं, और ऐसा कहीं पे नहीं लिखा कि अगर दिसंबर में एग्जाम है तो नवंबर के करंट अफेयर नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा एक हिंट दे देता हूँ, आजकल IBPS या SSC की अगर मैं बात करूँ, जो CBT एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, ये बहुत बार एग्जाम से ठीक महीने पहले के करंट अफेयर्स भी उठा कर डालते हैं। IBPS तो करता ही है, SSC ने भी कुछ हद तक ये ट्रेंड को फॉलो करना शुरू किया, इसीलिए आपको ये लेक्चर्स थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि यही चीज़ आपको पेपर में दिखे, बट हम अपने इनसे पूरी तैयारी करके जाएंगे। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कौन कौन गए थे, तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से गए थे Su-30 MKI, जिसको सुखोई भी कहा जाता है, जगुआर थे, MiG-29 ने पार्टिसिपेट किया था, और अगर सिंगापुर की बात की जाए तो यहाँ से किया गया था F-16 के द्वारा पार्टिसिपेट। इनके नाम याद नहीं रखने, बट पता होगा तो अच्छा रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रीएड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको CPGRAMs भी कहा जाता है, इनकी मंथली रिपोर्ट आई थी। किसने टॉप करा है ग्रीवेंसेस रीएड्रेसल इंडेक्स में फॉर द 3rd month इन अ रो। अब ये मंथली आती है तो किसके द्वारा यहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है UIADI के द्वारा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका सारा आधार का जो है वो भी मैनेज करती है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, UIADI की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इसमें U स्टैंड्स फॉर व्हाट, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार बनते हैं, तो याद रखना ये किसके द्वारा किया गया है, UIADI के द्वारा यहाँ पे सबसे ज्यादा रीएड्रेस किए गए हैं जितने भी ग्रीवेंसेस आते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस द ग्लोब। किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हर साल किया जाता है 5 नवंबर के दिन। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वर्ड है सुनामी, ये कौन सी लैंग्वेज से लिया जाता है, या कौन सी लैंग्वेज से ये वर्ड को जो है लिया गया है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। अब मैं आपको बताता हूं, ये बेसिकली एक जापानीज वर्ड है। अब सू का क्या मतलब होता है, सू का मतलब यहां पे आता है आपका मतलब है हार्बर, और नामी का मतलब क्या है, यहां पे नामी का मतलब क्या है, नामी का मतलब होता है वेव। तो बस इतना याद रखिएगा। जापान में सुनामी भी आई थी, जो कि एक बार बहुत खतरनाक थी, आज से काफ़ी साल पहले। तो पहली चीज़ यहाँ पे ये याद रखिएगा, वर्ल्ड सुनामी डे कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है हर साल 5 नवंबर के दिन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। अगर मैं बात करूँ, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाई जाती है आजकल तो ऑल ओवर इंडिया मनाई जा रही है, हर एक ऑफिस में मनाई जाती है। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये वीक कब शुरू होता है। देखो ये वीक जो है ना, ये बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में बच्चों को। ये अक्टूबर लास्ट डेट को शुरू हुआ है, 31 अक्टूबर से लेके नवंबर 6 नवंबर तक ये चलता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कई बार कर जाते हैं नवंबर को लेके। तो यहाँ पे आपको बता दूं, ये मनाया कब जाता है, याद रखने का तरीका क्या है, 31 अक्टूबर को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, उस दिन इसको हम लोग जो है मनाना शुरू करते हैं, और पूरा हफ्ता ये चलता है, 6 नवंबर तक ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो यहाँ पे इसको याद रखना, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अब इसकी थीम क्या थी, इस पूरी जो हफ्ता था इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड जो हमारा इंडिया में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं विजिलेंस अवेयरनेस वीक, इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी इस बार करप्शन फ्री इंडिया, करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। यहां पे इसको याद रखिएगा, ये इसकी थीम रखी गई थी। हिंदी में भी था, हिंदी में भी याद रखना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत,
इसकी थीम रखी गई थी। अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया के सीवीसी कौन है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन है, तो इनका भी नाम याद रखना, सुरेश एन पटेल इनका नाम है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना। हेडक्वार्टर आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है बहुत बार, ये कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनॉग्रेट करा है नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर। देखो ऑप्शन से भी आप लोग इसको गेस कर सकते हो, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं तो कहाँ पे किया होगा। मैं आपको बता दूं ये ग्रेटर नोएडा में किया गया है। शिमला तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। फिलहाल ये इसका जो नाम है इस हाइपर स्केल डेटा सेंटर का, इसको भी याद रखना। इसका नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा दो तरीके से कि बताओ जो अभी हाल ही में हम लोगों ने नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर खोला है उसका नाम क्या है। इसका नाम है योटा D1। अब दूसरी चीज़ आएगी, पूछा जाएगा कि ये योटा D1 खोला कहाँ गया या ओपन कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है ग्रेटर नोएडा में। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स को याद रखना आप लोग, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा सेंटर जो है ये बनाया गया है यहाँ पे। दोनों पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में एक और बहुत बड़ा अवार्ड है कर्नाटका का, जिसको हम लोग कहते हैं कर्नाटका रत्न अवार्ड। ये किसको मिला है इस बार कर्नाटका रत्न अवार्ड, किसको दिया गया है? देखो जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है उसका नाम है भारत रत्न। वैसे ही बहुत सारी स्टेट्स जो हैं वो अपने अपने लेवल पे सिविलियन अवार्ड जो है वो देती हैं, उनमें से एक आता है आपका कर्नाटका रत्न अवार्ड। ये किसको मिला है इस बार, आप इनको देख सकते हैं, पी राजकुमार यानी कि पुनीत राजकुमार को ये अवार्ड मिला है। तो पोस्ट ह्यूमसली इनको ये अवार्ड मिला है। इनका निधन हो चुका है, अभी थोड़े समय पहले ही इनका निधन हुआ था और उसके बाद इनको स्टेट का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया है। तो यहाँ पे ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रिसेंटली ये अब भी अवार्ड दिया गया है। आपके अवार्ड्स के लेक्चर में मे बी वो मिस हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको वो कवर करवा रहा हूँ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने निवेशक दीदी एक इनिशिएटिव लिया है टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी बाय द वुमेन फॉर द वुमेन। कंडक्ट करा है इन्होंने अपना पहला फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। अब जब भी ये यहाँ पे ये बात आती है ना, आप इसको गेस भी कर सकते हैं ये कहाँ पे किया गया है। ये किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, ये आपके हर एग्जाम के लिए। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है, पहला पॉइंट किसके द्वारा किया गया है, IPPB के द्वारा किया गया है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। किसके साथ मिलके किया है, इन्होंने किया है निवेशक दीदी के साथ मिलके। ठीक है, कहां पे किया है, J&K में किया है और किसके लिए किया है, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। IPPB की अगर मैं बात करूं तो इस समय इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में है। ये अभी बहुत रिसेंटली बनाया गया है, तो यहाँ पे 2018 में ही इसको बनाया गया है, पोस्ट पेमेंट बैंक्स को जो बनाया गया था। अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुए, 4-5 साल ही इसको हुए हैं। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। J&K में कहाँ पे किया है, तो यहाँ पे आप लोग गेस कर सकते हैं, श्रीनगर में इसको किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 की अगर मैं बात करूँ, अभी हाल ही में कौन सी सिटी ऐसी है गुजरात में जो कि सेकेंड इंडियन सिटी बन चुकी है जिसने अपना म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किया है विद असिस्टेंस फ्रॉम द ऑफिशियल टेक्निकल असिस्टेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी। तो ये दूसरी स्टेट सिटी बनी है, ठीक है, जिसने ये इशू किया है। तो कौन सी है ये, फिलहाल अगर पूछा जाएगा रिसेंटली किसने किया है, तो ये वडोदरा में किया है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या बनता है, आपको बताना है कि पहली ऐसी कौन सी थी। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ही बता देता हूँ, अगर कभी पूछा जाएगा पहली ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया की जिसने अपना म्युनिसिपल बॉन्ड निकाला था, तो पहली थी पुणे। पुणे ने सबसे पहले किया था। पुणे ने अपना जो बॉन्ड म्युनिसिपल बॉन्ड निकाला था और 200 करोड़ रुपए अपने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने इकट्ठे किए थे इसमें। और वैसे ही सेम पॉइंट पे देखा जाए तो अगर पूछा जाएगा गुजरात की कौन सी पहली ऐसी स्टेट है, या अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि इंडिया की दूसरी स्टेट कौन सी, सिटी कौन सी है जिसने किया, तो वो पुणे है। इंडिया की पहली सिटी कौन सी थी, इंडिया की पहली सिटी आपकी थी पुणे और दूसरी सिटी है आपकी वडोदरा। तो यहाँ पे दोनों याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इमर्ज करा है एज अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर इंडिया पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022। तो कौन बना है जिसने टॉप बायर बना, अगर हम बात करें तो कौन है ये, तो ये है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स ने सबसे ज्यादा यहाँ पे किया है पहले हाफ की, अगर हम बात करें उस डेटा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पे आते हैं,
एज पर द फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉय रैंकिंग, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ लिमिटेड को जो है इन्होंने इसको कौन से पोजीशन पर रखा गया है एज अ बेस्ट फर्म टू वर्क फॉर एंड इंडियाज बेस्ट एम्प्लॉय। देखो रिलायंस जो है वो इंडिया की बेस्ट, अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको फोर्ब्स के द्वारा बेस्ट एम्प्लॉय रैंकिंग्स में टॉप किया है जिसने, तो वो है रिलायंस। अगर पूछा जाएगा दुनिया में कौन से नंबर पे रही है तो ये दुनिया की 20th सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है, यानी कि इंडिया बेस्ट एम्प्लॉय मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाएगा टॉप पे कौन थी दुनिया में, तो सबसे पहले पे है सैमसंग। ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर पूछा जाएगा पहले पे कौन सी है तो वो है सैमसंग, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, बट आपको सिर्फ पहले को याद रखना है कि फर्स्ट पे कौन है तो वो है सैमसंग। और अगर आपसे पूछा जाएगा इंडिया की कौन सी है वो है रिलायंस, और अगर इंडिया का रैंक पूछा जाएगा तो वो है रिलायंस का रैंक है 20th यहाँ पे इस लिस्ट में। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करी है एक नई सैटेलाइट जिसमें कि रॉकेट गेम 100 जो है वो जाएगा। अब यहाँ पे नाम से आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, इस नाम के ज़्यादातर आपको ईरान में ही देखने को मिलते हैं, ये हाल ही में ईरान ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो जितने भी ये सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च होती हैं, आपको बता दूं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी होती है जिसमें आंसर चाइना नहीं होता। ये मैं आपको एक सिंपल एक एक्सपीरियंस अपने 8-9 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। आमतौर पे आपको चाइना वाले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना ही साइंस एंड टेक में, जो भी आज की डेट की अगर हम बात करें जो डेवलपमेंट कर रही है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चाइना सबसे ज़्यादा कर रही है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई भी कंट्री कुछ भी करता है उसको याद रख लेना, एग्जामिनर वही पूछता है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में हॉल्गर रेन डेनिश एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है जिन्होंने अपना पहला पेरिस मास्टर टाइटल जीता है, किसको हरा के। देखो पहले तो चीज़ याद रखनी है कि पेरिस मास्टर जीता किसने है, इनका नाम आप लोग याद रख लेना। दूसरी चीज़ हराया किसको है इन्होंने यहाँ पे, तो जिनको इन्होंने हराया है वो इनसे बहुत ज़्यादा बड़े, अभी आज की डेट में बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनका नाम है जोकोविक, नोवाक जोकोविक्स को इन्होंने हराया है। ये नोवाक जोकोविक सर्बिया के प्लेयर है। अब वही बात हो जाती है कि तुम्हारी जीत से ज़्यादा चर्चे मेरी हार के हैं, तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये हाल ही में पेरिस मास्टर इन्होंने जीता है मेन सिंगल टाइटल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि राफेल नडाल हो गए या फिर फेडरर हो गए या फिर जोकोविक हो गए, ये बहुत बड़े टेनिस प्लेयर्स हैं और इनको हरा के किसी ने अगर जीता है तो ये आपका फ्यूचर है टेनिस का भी और एग्जाम्स के क्वेश्चंस का भी, तो इसको यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अभी हाल ही में कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने पहली ऐसी इंडियन स्टेट बनी है जिसने इंट्रोड्यूस करा यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट। अब यहाँ पे पहली ऐसी स्टेट कौन सी है, देखो जब भी कभी फर्स्ट स्टेट बनती है, मैंने एक लेक्चर आप लोगों को ईयरली राउंड अप में वो भी दे दिया है, ईयरली राउंड अप में, जिसमें जो भी चीज़ इंडिया में पहली बार हुई है। अब पहली बार क्या हुआ है, यहाँ पे केरला बनी है ऐसी स्टेट जिसने क्या कहा है कि यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस होगा जो कि बैंक रेट पे डिपेंड होगा। अगर मैं आपसे पूछूं बैंक रेट कौन डिसाइड करता है, तो बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करती है, यहाँ पे ये भी याद रखना। तो यहाँ पे पहली ऐसी स्टेट बनी है कौन, वो बनी है केरला। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, एपिस कैरिनोजोइडियन एक नई स्पीशीज मिली है ऑफ एंडेमिक डैश has been recently discovered in the Western Ghats after a 200-year gap. 200 साल बाद एक इंडियन ब्लैक हनी वी की एक टाइप मिली है, नाम इसका याद रख लेना। 200 साल बाद, और इसको ऑलमोस्ट एक्सटेंट घोषित कर दिया गया था, तो अभी ये मिली है 200 साल बाद, तो इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ पे मिली है, तो ये मिली है वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में ये मिली है। नेक्स्ट पे आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, अभी हाल ही में कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है पहला हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। तो किसके द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022, ताकि जो ट्रेडिशनल आर्ट है इनका उसको रिवाइव किया जा सके। तो ये राजस्थान के द्वारा किया गया है, राजस्थान ने भी हाल ही में इसको किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दूं, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए हमारा J&K जो है वो भी बहुत फेमस है, और हमारा जो कारपेट्स आते हैं इनमें QR कोड जो है वो लगा दिया गया है, ताकि जो कोई भी कल को परचेज करता है वो QR कोड को स्कैन करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये J&K की
गवर्नमेंट या JNK के आर्टिशियंस ने बनाया है या नहीं। तो ये बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स है जो कि लिए जा रहे हैं, ताकि जो हमारा जो बेसिक, जैसे यहाँ पे बात की जाए, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी 2022 लाई है, जो इनका अपना कल्चर है। और राजस्थान के भी आप लोगों ने देखे होंगे इस तरीके के गुड्डा गुड़िया तो बहुत सारे हैं। इसके अलावा कठपुतली, बहुत सारी चीज़ें जो राजस्थान की है जो खत्म होती जा रही है, उनको रिवाइव करने के लिए यहाँ पे लाइए, ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किए गए, राजस्थान के द्वारा। कुछ क्वेश्चंस आज बहुत इंपॉर्टेंट थे, वो हम लोगों ने डिस्कस कर दिए हैं, ताकि अगर पेपर में वो आती है तो आपको पता चल जाए जल्दी ही, आज या कल में ही। आप लोगों को मैं नवंबर 2nd वीक के करंट अफेयर्स भी दे दूंगा। उसके बाद हमारा जो ईयरली राउंड अप पार्ट 6 रहता है, वो मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेके आऊँगा, ताकि हम लोग इसको भी साथ में करें। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे ही हमारा ईयरली राउंड अप खत्म हो जाएगा, फिर मैं एक बेस्ट 500 MCQs की या 400 MCQs की सीरीज आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, जो कि सिर्फ करंट अफेयर बेस्ड होगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे एक साल के मिक्स्ड करंट अफेयर लेके आऊँगा, ताकि आप लोग अपनी तैयारी को चेक कर सके कि कितनी तैयारी आपकी चल रही है। थोड़ी सी तबीयत खराब थी, उस वजह से हम लोग लेक्चर नहीं लेके आ पा रहे थे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन पूरा तैयारी आप लोग भी अपनी जोश पूरा रखो, क्योंकि अब नहीं तो फिर कब, अब एग्जाम आप लोगों का बिल्कुल पास है। प्रैक्टिस करो, अपने आप को रिवाइज करो, चीज़ों को टेस्ट दो, एनालाइज करो। देखो आज नहीं तो कब, मैं बस यही चीज़ बोलूँगा बार बार। अगर आप लोगों का सपना है कि आपके भी कंधे पे 2 स्टार लगे, आप भी एक अच्छी पोस्ट पे जाएं, आप भी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने ज़्यादा टाइम से कर रहे हैं और आपको भी उसका रिजल्ट मिले, तो देखो अभी लास्ट ओवर अब शुरू हो चुका है। लास्ट ओवर में हर एक टीम कोशिश करती है कि उनका स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े। अब आप लोगों को मैं बार बार यही चीज़ बोलूँगा, जितनी गलतियाँ करनी है, जितनी ज़्यादा गलतियाँ करनी है, हर एक गलती ये मॉक टेस्ट में करके जाओ, ताकि एग्जाम में आपके दिमाग में वो चीज़ पहले ही छप जाए और आपका हाथ वो चीज़ गलती मार्क करने से पहले 100 बार सोचे। तो बस यही हमारा लोगों का एंड से हर एक चीज़ आप लोगों के सामने है। हम लोग एफर्ट अपना एंड से डबल डाल रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग भी अपने एंड से ट्रिपल एफर्ट डालें। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान आप लोग भी पाओगे। तो मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, सी यू सून, टेक केयर।